प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त और तंदुरुस्त है। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है PYQ की, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथियों परीक्षा 2018 ग्रुप सी। ग्रुप सी 2018 में स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हुई थी, RPC ग्रेड फर्स्ट। उस पेपर में प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे, और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित उन तमाम प्रश्नों को लेकर के संपूर्ण व्याख्यात्मक हल करेंगे, यानी कि 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका दोस्त विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। बिना कोई विलंब किए सीधे अपन बात करते हैं मुद्दे की। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है संविधान के अनुच्छेद। देखिए, 2018 और 2018 में ग्रुप सी, ध्यान रखना ग्रुप सी का पेपर हुआ था, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आए, उनका हम लोग आज सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 61, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो। राष्ट्रपति की बात हो रही है मेरे साथियों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट लाया जा सकता है कब? संविधान का उल्लंघन होने पर, या फिर प्रशासन में असहयोग करने पर, या फिर उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकृत करने पर, या फिर निषेधाधिकार का दुरुपयोग यानी वीटो का दुरुपयोग करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। फटाफट से आप कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति की पदावधि, ध्यान रखना मेरे साथियों, राष्ट्रपति राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि राष्ट्रपति के टेन्योर, और टेन्योर का उल्लेख कहां पर है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के टेन्योर या फिर राष्ट्रपति के कार्यकाल या फिर राष्ट्रपति के पदावधि की बात करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का कार्यकाल, और सामान्य तौर पर, आमतौर पर अपन कह सकते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, यानी 5 वर्ष के लिए होता है। ध्यान रखना मेरे साथियों, 5 वर्ष से पहले भी अगर राष्ट्रपति की इच्छा हो जाती है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है, और किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यानी 5 वर्ष से पहले उसकी इच्छा हो गई कि मैं तो राष्ट्रपति पद छोड़ूंगा, तो 5 वर्ष पहले ही उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति तुरंत प्रभाव से इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब ये प्रश्न कह रहा है कि महाअभियोग का संकल्प किस केस या फिर किस आधार पर लाया जा सकता है? तो अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, यानी कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वॉयलेशन वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और महाभियोग की बात ध्यान रखना मेरे साथियों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 56 का सब क्लोज 1 महाअभियोग की बात करता है कि राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। जबकि बात करें मेरे साथियों महाअभियोग की प्रक्रिया, तो महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है? ध्यान रखना, अनुच्छेद 61 में महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब आप लोगों के मन में आ रहा है सर कि महाअभियोग होता क्या है, महाअभियोग कौन लाता है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, महाअभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन, संसद के सदन की बात करें तो सदन कितने संसद के? 2 सदन है। बात करें लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कौन सा प्रस्ताव? महाअभियोग प्रस्ताव। लेकिन महाअभियोग प्रस्ताव की शर्त है, चाहे लोकसभा में लाया जाए या फिर राज्यसभा में, महाअभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना भेजनी बहुत जरूरी है कि भाई साहब इस दिन हम आपके विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं, फला फला सदन के अंदर महाअभियोग प्रस्ताव लाएंगे। इसकी सूचना 14 दिन पूर्व और लिखित में भेजनी अति आवश्यक है। किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। और प्रारंभ में अपन बात करें प्रस्ताव पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो ध्यान रखना किसी भी सदन, जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों के उस पर साइन होना, यानी कि उनका अनुमोदन होना बहुत जरूरी है। अगर महाअभियोग प्रस्ताव पहले सदन में प्रस्तुत हो गया और इसके पास होने के लिए रिक्वायरमेंट की बात करें तो सामान्य बहुमत नहीं, ध्यान रखना 2/3 बहुमत से महाअभियोग प्रस्ताव पारित होता है, दूसरे सदन में जाता है। अगर दूसरे सदन में भी बहुमत से पारित हो जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को तुरंत प्रभाव से अपना पद छोड़ना पड़ता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि हाथों हाथ ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति अपने पद से हट गए हैं। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, महाअभियोग का प्रस्ताव भारतीय संविधान में 56(1) के तहत महाअभियोग, और महाअभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो आर्टिकल संख्या
61। अब फटाफट से कमेंट करके बताएं कि अभी तक कितने राष्ट्रपतियों के विरुद्ध महाभियोग लाया गया या कितने राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाए गए। फटाफट से कमेंट करके बताएं। राष्ट्रपति को शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है मेरे साथियों अनुच्छेद 60 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन है वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंत स्थापित किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन या फिर 44वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन या फिर 38वें संविधान संशोधन? ऑप्शन ए में बात दे रखी बात मेरे साथियों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये हुआ था मेरे साथियों 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। तब तक आप उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। ये संविधान संशोधन हुआ था मेरे साथियों इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ था, और इस संविधान संशोधन के तहत 2 नए भाग जोड़े गए थे। 2 नए भाग, और 2 नए भाग कौन कौन से जोड़े गए थे? एक तो भाग 4 के और एक भाग संख्या 14। 2 तो नए भाग जोड़े और लगभग लगभग 9 अनुच्छेद नए जोड़े गए थे। लगभग कितने? 9 अनुच्छेद नए जोड़े गए थे, और कई सारे अनुच्छेदों में छेड़छाड़ की गई। अपन कह सकते हैं कई सारे अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। इसी वजह से इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा भी दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? मिनी संविधान की संज्ञा भी दी गई है। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे साथियों सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में कब अंत स्थापित किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था मेरे साथियों 1978 में। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ये किस सरकार के समय हुआ था? तो ध्यान रखना मेरे साथियों केंद्र में जनता पार्टी सरकार, जनता पार्टी सरकार के समय। उस समय केंद्र में जनता पार्टी सरकार के मुख्य हुआ करते थे मोरारजी देसाई। कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई। इस समय 44वां संविधान संशोधन किया गया, और 44वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या 352, आर्टिकल संख्या 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार, जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर 3 आधार थे। आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह अंत स्थापित किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। किसने किया? मोरारजी देसाई सरकार, जनता पार्टी सरकार ने किया था। और ध्यान रखना मेरे साथियों आर्टिकल 352 के सब क्लोज, 352 के सब क्लोज 3 में मंत्रिमंडल नामक नया शब्द जोड़ा था। इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि आपको पता है 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी सरकार ने, उस समय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं ली थी। सीधे राष्ट्रपति महोदय फखरुद्दीन अली अहमद साहब को फोन कर दिया, टेलीफोन कर दिया इंदिरा गांधी ने कि आंतरिक अशांति हो रही है, इसके आधार पर आप अपने को आपातकाल लगाना जरूरी है, और फखरुद्दीन अली साहब ने आपातकाल की घोषणा कर दी। तो इसके जस्ट बाद 44वें संविधान संशोधन के तहत मोरारजी सरकार ने कहा कि भाई ऐसा थोड़ी है कि किसी ने, प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया, राष्ट्रपति ने बात मान ली और आपातकाल लगाया। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से ही आपातकाल लगाया जाएगा। ऐसा कहां पर प्रावधान किया गया? तो कब प्रावधान किया गया? तो ध्यान रखना 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने किया था। बात करें 42वें कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार की, जिसे कि मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। इसी मिनी संविधान के तहत प्रस्तावना में भी 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? प्रस्तावना, और प्रस्तावना में 3 नए शब्द, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? फटाफट से कमेंट करके बताएं। प्रस्तावना की बात करें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ध्यान रखना मेरे साथियों पंथ निरपेक्ष, कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ध्यान रखना एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, एक शब्द जोड़ा गया था जिसका नाम था पंथ निरपेक्षता, और एक शब्द जोड़ा गया था मेरे साथियों और अखंडता। तो ये प्रस्तावना में सब जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपका पूरा का पूरा टॉपिक है जो क्लियर हो रहा है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को निकालना सिलेक्शन का बहुत मजबूत आधार होता है, मील का पत्थर साबित होता है। ध्यान रखना मेरे साथियों, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में,
तुम निकल सको तो निकलो, सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो निकलो। हजारों लाखों की संख्या में पृथ्वी योद्धा तैयारी कर रहे हैं, उसमें से अगर आप लोगों को आगे निकलना है तो आप लोगों को तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई साहब। अगर आपको जर्नी करनी है, आपको यात्रा करनी है, तो न तो धूप देखी जाएगी, न सर्दी देखी जाएगी, न गर्मी देखी जाएगी। अपने को लक्ष्य के प्रति अडिग रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता है प्राप्त होगी। तो मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को क्या करना, केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। मान ली तो क्या है, हार है, और ठान ली तो क्या है, जीत है। तो अपने को क्या करना है, ठानना है, जीतना है, जीतना है और जीतना है। और अपने को मोहर लेनी है, क्या लेनी है, मोहर यानी सील। राजपत्रित अधिकारी बनते ही आपके पास में एक सील आएगी, तो वो सील अगर आपको लेनी है तो आपको निरंतर रूप से मनोयोगपूर्ण आपको पढ़ना होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पद धारण करते हैं। ये मंत्री आपके पद धारण है, लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ, पद धारण करते हैं, टेक्निकल एरर है, पद धारण करते हैं। संसदीय संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। पद प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, या राज्यसभा के सभापति के प्रसाद पर्यंत। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का सब क्लोज 3 सॉरी सब क्लोज 2 75 का सब क्लोज 2, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रखना मेरे साथियों, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या 93 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति या फिर उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में साफ साफ शब्दों में उल्लेख है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या 64 साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता है। और फटाफट से कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, फटाफट से कमेंट करके बताना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है। 371 का संबंध किन राज्यों से है। ऑप्शन ए कह रहा है नागालैंड या फिर मिजोरम से, महाराष्ट्र या गुजरात से, असम एवं मेघालय से, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश से। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कौन से राज्यों का संबंध अनुच्छेद 371 से। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, गुजरात में महाराष्ट्र, गुजरात में महाराष्ट्र का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या 371 का संबंध किससे, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से है। अब देखिए, संविधान का अनुच्छेद 371 और 371 में तो आप लोगों को पता है कि प्रश्न आ गया कि महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अपकमिंग एग्जाम में मैं वादे के साथ मैं कहता हूं, यहां से आपके सीधा सीधा प्रश्न निकलेगा, क्योंकि इस बार अनुच्छेद 371 का पूछा, तो हो सकता है कि अगली बार 371 ए का पूछ ले, या फिर ए से लेकर के जे तक है, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो इस टेबल को आपको एज इट इज याद करना ही पड़ेगा। अब याद करना मेरे साथ ऐसे कर लेना। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले नागालैंड राज्य का उल्लेख कहां पर है, 300 अनुच्छेद 371 ए में। उसके बाद में असम, 371 सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश राज्य। और यहां से वेरी वेरी इंपोर्टेंट ध्यान रखना मेरे साथियों, 371 में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। जबकि 371 एफ किससे संबंधित है, सिक्किम राज्य से संबंधित है। 371 जी की बात करें तो मिजोरम से संबंधित है। 371 एच अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 371 आई गोवा से संबंधित है। और 371 जे कर्नाटक से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार 371 पूछा, इस बार 371 जे पूछ ले। और तो 371 जे में किस राज्य का उल्लेख है, कर्नाटक राज्य का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
या फिर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए विनियम कौन बनाता है? फटाफट से कमेंट करके बताए। और विनियम बनाती है मेरे साथियों भारत की संसद। अब ध्यान रखना मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ पर है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, भाग 5 अनुच्छेद संख्या 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कौन है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। आपके सीजेआई की बात करें तो कौन है? वी बी वाई चंद्रचूड़ साहब। कौन है? चंद्रचूड़ साहब आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी मेरे साथियों 28 जनवरी 1950 को। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, और स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपके 28 जनवरी और 1950 को। अपना संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और ध्यान रखना, वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, प्रश्न देखिए, ये आपके 5% एग्जाम हुआ था 2018 ग्रुप सी। 2018 ग्रुप सी के एग्जाम में 5 प्रश्न आए थे। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों आपका टॉपिक कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। आपको अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को शेयर जरूर करें, जिससे कि गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे प्रतियोगी के पास में क्लास जाएगी। आपका तो सिलेक्शन हो गई होगा, उसका भी सिलेक्शन होगा तो वो आपको दुआ जरूर देगा। निरंतर प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट हमारे अंदर नया जोश, ऊर्जा और ताकत का संचार करता है। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।